चैनलों की तरंगों के बीच दूरदर्शन अपनी मौलिकता और समर्पण की भावना के साथ आज भी दर्शकों के जीवन का अभिन्न अंग बना हुआ है। दूरदर्शन के विभिन्न चैनलों में देश के सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य दूरदर्शन उत्तर प्रदेश की भूमिका क्या है, ये बताने के लिए मैं आमंत्रित कर रहा हूं सुश्री रमा अरुण त्रिवेदी को। कृपया मंच पर आएं, अतिथियों का स्वागत करें और भूमिका दें। शुक्रिया आत्म प्रकाश मिश्र जी। आप सभी को मेरा नमस्कार। आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। विशेष रूप से हमारे मुख्य अतिथि माननीय केंद्रीय गृह मंत्री राजनाथ सिंह जी का। राजनाथ सिंह जी हमारे बहुत ही अपने हैं, दिल करता है बहुत सी बातें करें, लेकिन समय का ख्याल रखना है। कार्यक्रम में शामिल होने से हमारी खुशी और बढ़ जाती है जब हम सब ये जानते हैं कि वो हमारे शहर से ताल्लुक रखते हैं। आपने अपने बहुमूल्य समय में दूरदर्शन उत्तर प्रदेश के लिए समय निकाला, इसके लिए पूरा दूरदर्शन परिवार आपका तहे दिल से आभारी है। मंचासीन सभी अतिथियों का, दर्शकगणों का हार्दिक अभिनंदन पुनः। सर, हम आपको बताना चाहेंगे कि 27 नवंबर 1975 को लखनऊ दूरदर्शन की स्थापना हुई। शिक्षा, सूचना और स्वस्थ मनोरंजन भारतीय संस्कृति का संगम को दर्शाते हुए हम लगातार आगे बढ़ रहे हैं। देश के विकास में भारत सरकार की नीतियों को शामिल करते हुए योजनाओं का लाभ जन जन तक पहुंचे, ये हमारा सदैव प्रयास रहता है। कार्यक्रम परिवार के घर उम्र के सदस्यों के साथ बैठकर देखा जा सके, इसका पूरा ध्यान हम रखते हैं। इसी कड़ी में आज हम जिस उद्देश्य के तहत एकत्रित हुए हैं वो एक उदाहरण मात्र है। सभी वर्गों के हित को ध्यान में रखकर कार्यक्रमों का निर्माण किया जाता है। बस थोड़ा सा धारावाहिक की भावना निश्चित रूप से आज परिवारों में देखी जा सकती है। लेखक पत्रकार श्री दिनेश पाठक की पुस्तक से उपजा विचार धारावाहिक के रूप में समाज को आईना दिखा सकता है। इसके लिए दिनेश पाठक जी, हम आपके बहुत बहुत शुक्रगुजार हैं। सर, डीडी चैनल 24 घंटे सैटेलाइट पर उपलब्ध है। देश विदेश में इसका प्रसारण देखा जा सकता है। कई विशेष अवसरों पर, मुख्यतः 15 अगस्त, 26 जनवरी, विधानसभा लोकसभा चुनाव परिणाम, विधानसभा सत्र लाइव, इन्वेस्टर्स मीट आदि कार्यक्रमों का सजीव प्रसारण, जिसका कि कई घंटे हमने प्रसारण किया। दूरदर्शन का तकनीकी अनुभाग, कार्यक्रम अनुभाग, समाचार अनुभाग, प्रशासन अनुभाग एक टीम वर्क के रूप में कार्य करता है सदैव। पुनः आपको बताना चाहूंगी कि हर वर्ग को ध्यान में रखकर कार्यक्रम का निर्माण किया जाता है। प्रसारण का आंशिक विवरण इस प्रकार है: नमस्ते यूपी, मिशन हेल्थ, स्वास्थ्य संजीवनी, वंस मोर, परिवार समय, स्वाद, रंग फिल्मी, कृषि दर्शन, सिने मेलेडी, मैं कुछ भी कर सकती हूँ, अदबी दुनिया, रचना संसार, किड्स जोन, 5 मिनट 15 खबरें, ग्राफिक समाचार, उर्दू समाचार, उत्तराखंड समाचार, फिल्मों का प्रसारण। और डीडी पर एक बहुप्रतीक्षित कार्यक्रम चल रहा है, स्टार्ट होने वाला है, प्रोमोज उसके चल रहे हैं, सिंगिंग स्टार ऑफ यूपी, जिसके की 6 शहरों में ऑडिशंस हो चुके हैं। बहुत जल्द आप स्क्रीन पर देखेंगे। सर, लिस्ट तो बहुत लंबी है, समय कम है, पर अपने शहर में आपको पाकर बहुत कुछ कहने का दिल करता है। लेकिन आज यहाँ आना निश्चित रूप से दूरदर्शन परिवार में पुनः एक नई ऊर्जा का संचार कर गया। थैंक यू सो मच सर। डीडी परिवार की तरफ से आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और अब आइए देखते हैं एक छोटी सी शो रील डीडी के कार्यक्रमों की। थैंक यू सो मच एवरीबॉडी।
तो आइए अपने विचारों को सही संयम मार्गदर्शन देने के लिए देखते हैं अपना पहला सेगमेंट मधु कलश। भारत के राष्ट्र जीवन में पहली संस्था परिवार रही है और इस परिवार को जन्म देने वाली संस्था का नाम विवाह है। ऋग्वेद में बहुत स्पष्ट किया गया है कि धरती माता है और आकाश पिता है। आज हम हैं जिला गोरखपुर के ब्लॉक खोराबार के एक गांव मिर्जापुर बाजार साहूकोल में। संदेश दीजिए दिमागी बुखार से लड़ने का, उसे जीतने का। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का कृषि समाचारों में। आइए सबसे पहले नजर आज के मुख्य समाचारों पर। नमस्कार, अभिनंदन, सुस्वागत आपके पसंदीदा कार्यक्रम में जिसका नाम है वंस मोर और जो हर हफ्ते आपके लिए लेकर हम हाजिर होते हैं आपके अपने चैनल पर जिसका नाम है दूरदर्शन उत्तर प्रदेश। आइयो खेलन होरी कसम तो है मोरी कुंवर तो है तर कर दूंगी। नमस्कार, सुरीले गीतों से सजे रंगारंग कार्यक्रम रंग फिल्मी में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के। बचपन के दिन भी क्या दिन थे, उड़ते फिरते तितली बन के। बचपन मित्रों, आज से वर्षों पूर्व भारतीय मनीषी स्वामी विवेकानंद ने कहा था कि भारत देश में हमें युवा वर्ग के लिए लक्ष्य निर्धारित करने होंगे और इस बात पर भी ध्यान देना होगा कि युवा उत्साह के साथ, प्रेरणा के साथ अपनी क्षमताओं का सदुपयोग कर सकें। युवाओं के नेतृत्व का भार जिन पर है, यानी कि आप और हम जो अभिभावक हैं, जो शिक्षक हैं, विशेष रूप से उनको जागरूक रहने की आवश्यकता है। युवाओं को मात्र विधि निषेध की सीमा से आबद्ध न रखते हुए उन्हें स्पष्ट मार्ग दिखाना होगा। यह बात आज से कई सौ वर्ष पूर्व स्वामी विवेकानंद ने कही थी। मित्रों, हमारे देश की आधी आबादी की आयु 25 वर्ष से कम है, यानी कि हमारे देश में 60 करोड़ लोग ऐसे निवास करते हैं जो नौजवान हैं। और नौजवानी के बारे में किसी कवि ने कहा है कि ये उफनती नदी का प्रबल वेग है और कभी ये उतरता हुआ ज्वार है। अनगिनत स्वप्न मन में संजोए हुए नौजवानी एक उत्सव है, ये एक उपहार है। लेकिन आखिर क्या वजह है कि ये नौजवान जब किशोरावस्था में होते हैं तो कभी कभी दिग्भ्रमित होते हैं? वो क्या वजहें हैं कि अभिभावक उनसे सीधा संवाद स्थापित नहीं कर पाते, शिक्षक उन्हें सही राह दिखा नहीं पाते और जिसका नतीजा अच्छा नहीं होता, हमें दर्द दे जाता है, कहीं ना कहीं दुख दे जाता है। तो एक लोक प्रसारक की भूमिका में दूरदर्शन ने सोचा कि क्यों ना एक ऐसे विषय पर धारावाहिक का निर्माण किया जाए जो विषय सीधा हमसे और आपसे जुड़ा हुआ है, भारत के सभी परिवारों से जुड़ा हुआ है। तो श्री दिनेश पाठक द्वारा लिखित पुस्तक बस थोड़ा सा, जो कि कुछ इन्हीं विषयों पर केंद्रित है, उस पर 6 कड़ियों का धारावाहिक हमने बनाया। तो ये विचार कैसे आया उनके मन में, दिनेश जी के मन में, तो ये बात स्वयं मैं चाहूंगा श्री दिनेश पाठक मंच पर आएं और अपने विचार हमसे साझा करें। श्री दिनेश पाठक।
मंचासीन हमारे सांसद, भारतीय जनता पार्टी के लोकप्रिय राष्ट्रीय अध्यक्ष, 3 बार केंद्रीय गृह मंत्री आदरणीय श्री राजनाथ सिंह जी, दूरदर्शन के शुक्ला जी, रमा जी, आत्म प्रकाश जी, और हमारे सामने बैठे इस शहर के कुछ चुनिंदा फूल जिन्होंने यहां समय दिया, कुछ जो चले गए, आप सबको प्रणाम। बस थोड़ा सा की रचना बहुत रोचक तरीके से निकली थी। एक वेबसाइट के सिलसिले में मैं बच्चों को लेकर सोचता रहता था, चूंकि अखबार में काम करता था, 18 घंटे का जीवन था, मुझे नहीं समझ आता था कि हम कैसे कर सकते हैं, इनकी मदद कैसे करें। तो ये हुआ कि उस जमाने में 2000 की बात है, जब डिजिटल को लोग समझते नहीं थे, तो उस समय एक वेबसाइट jago.com बनाई गई। उसी का कंटेंट लेके मैं अपने संपादक आदरणीय श्री सुनील दुबे साहब के पास गया कि सर ये कंटेंट देख लो। उन्होंने हमारी पूरी बात सुनी नहीं और सीधे उन्होंने हुक्म सुनाया कि ये तो सब छपेगा इसको, तो उन्होंने मार्क कर दिया फीचर सेक्शन को। फीचर सेक्शन ने हमसे कहा कि सर इसको तो आपने बहुत बड़ा लिख दिया, इसको टुकड़ों में कर दीजिए। और फिर इस तरह से वो टुकड़ों में सिलसिला शुरू हुआ किताबों का। कॉलम छपना शुरू हुआ हमारे अखबार में। फिर एक और शख्सियत इस शहर से जो बड़ी नामी शख्सियत हैं, जिनके कैंपस में हम बैठे हैं, आदरणीय जगदीश गांधी साहब, 40 से 45 कड़ियां छपी। जगदीश गांधी साहब ने सुनील दुबे साहब से कहा कि इसकी किताब वो बनवाना चाहते हैं, वो उनके बच्चों के काम की है। दुबे जी से उनकी बात हुई, दुबे जी ने हमसे कहा, हमने कहा सर उनको अनुमति दे दो, बना दें, प्रॉपर्टी तो हिंदुस्तान की है। फिर दुबे सर ने हमसे कहा नहीं, ये किताब तुम बनवाओगे, ये तुम्हारी प्रॉपर्टी है। तो उनकी अनुमति मिलने के बाद किताब की रचना शुरू हुई कि इसके कुछ और कॉलम शुरू किए जाएं, कुछ लिखे जाएं। इसमें जो भी कंटेंट है वो, इसमें से जितने लोग हमारे साथ इस समय बैठे हैं, आधे तो उन्हीं परिवारों से लिया गया है। कंटेंट जो दृष्टांत हैं वो उन्हीं परिवारों से हैं, कुछ मेरे अपने परिवार से, कुछ मेरे अपने बच्चों से है, कुछ मेरा अपनी पत्नी से है, कुछ हमारे मित्र मंडली के लोग हैं जो पत्रकारिता के दौरान जो हमने किस्से कहानियां देखी, जो घटनाएं देखी शहर में, तमाम बच्चों के साथ, तमाम परिवारों के साथ, तमाम जो माँ बाप का कम्युनिकेशन गैप है, जो बच्चों का पिता से कम्युनिकेशन गैप है, जो माँ का बेटे से, बेटी से कम्युनिकेशन गैप है, इन सारी चीजों को उसके साथ लपेटने की कोशिश की गई। और वो एक कॉलम के रूप में हिंदुस्तान अखबार ने करीब करीब 90 हफ्ते तक लगातार छापा। और फिर आदरणीय जगदीश गांधी साहब ने उसकी एक फोटोकॉपी का 1000 सेट बनवाया और वो 1000 सेट बनवा के उन्होंने मुझे भेजा। उसको हमने लोगों के बीच में अपने तरीके से वितरित किया, गांधी साहब ने उसका अपने तरीके से इस्तेमाल किया और फिर वो एक किताब के रूप में फिर आया। और किताब ये 2003 में छपी पहली बार, उसके बाद उसी साल दोबारा छपी। फिर मेरा चूंकि बाहर मैं एडिटर बना तो बाहर चला गया, उस किताब का सिलसिला ब्रेक हो गया। लेकिन उस किताब को फिर से दूरदर्शन ने ताकत दी, जब सीरियल बना तो फिर से किताब की बात उठी। किताब का तीसरा संस्करण तैयार है, जिसमें कुछ माइनर संशोधन किए गए हैं, वो भी हम अभी यहीं उसका भी अनुरोध करेंगे इसी बस थोड़ा सा के साथ, चूंकि बस थोड़ा सा ही सीरियल का नाम है। तो कुल मिला के इतना ही कि ये कहानी एक ऐसे ही बन गई। लंबी परिश्रम के बाद लगभग 2 साल तक लिखा गया है। पढ़ने में अभी तक जो फीडबैक मेरे पास है, अभी तक किसी ने उसकी बुराई नहीं की है, बल्कि ये कहा है कि ये हमारे जीवन से जुड़ती है। जितने भी लोगों ने पढ़ा है, चाहे वो किसी पुरुष ने पढ़ा है, चाहे किसी महिला ने पढ़ा, हमारे पास कम से कम 500 से 700 पत्र इस समय सुरक्षित हैं कि लोगों ने ये कहा है कि इसको हमने, मतलब मैं रामचरितमानस की तुलना उस किताब से कतई नहीं करना चाहता, लेकिन मेरे पास इस बात का लिखा पढ़ी में हिसाब है कि लोगों ने कहा कि ये तो रामचरितमानस की तरह है, सिरहाने रखने वाली किताब है, क्योंकि ये हमारे बच्चों के जीवन से जुड़ती है। तो मुझे लगा कि ये कुछ मजेदार चीज बन गई शायद। इस सिलसिले को हम इस तरह से ही आगे बढ़ाते हुए अभी फिर से हम लोग इस समय उस सिलसिले को आगे बढ़ा रहे हैं और फिलहाल बस थोड़ा सा की ही बात करेंगे। तो बस थोड़ा सा कुछ ऐसे ही बनी, मुझे लगता है कि हमको लंबा खींचना चाहिए। है हमारे आपके जीवन से जुड़ी कहानी है, उसको जो लोग भी पढ़ेंगे उन्हें हमें उम्मीद है अच्छा लगेगा। अगर वो किताब किसी के जीवन में थोड़ी सी भी मदद कर पाएगी, क्योंकि हम जितने लोग यहाँ बैठे हैं सबके जीवन में परेशानियां हैं, सब अपने बच्चों से परेशान हैं। कुछ लोग सहज स्वीकार करके सामने आ जाते हैं, कुछ लोग चोर की तरह अपने दिल में बैठा के रह जाते हैं और वो फिर उनको हार्ट अटैक पड़ जाता है, उनको तमाम दिक्कतें हो जाती हैं। मैं ये गुजारिश करूंगा कि ऐसी चीजें जब भी आती हैं तो उनकी चर्चा अपने और अपनों के बीच में होनी चाहिए। जब वो होगी तो बात बनेगी। मैं समझता हूं कि दूरदर्शन का जो सीरियल बना है, विश्वास करिए मैंने भी अभी तक नहीं देखा है, यद्यपि वो डॉक्यू ड्रामा है, उसमें हमारे कलाकारों ने काम किया है।
तो मैं उम्मीद करता हूं कि वो 1-2 दिन 3 दिन में जब भी घोषणा दूरदर्शन करेगा उसको प्रसारित करने का, तो उत्तर प्रदेश और देश की जनता को उसका लाभ मिलना चाहिए, उसका हक है। लेकिन वो मिलेगा तभी जब वो देखा जाएगा, जब देखा जाएगा तो उसका मिलेगा। तो मैं गुजारिश करूंगा दूरदर्शन की टीम से कि उस शोरील का जरूर थोड़ी सी क्लिपिंग अगर हमारे पास उपलब्ध है तो वो दिखाई जाए। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। बस थोड़ा सा प्यार हो, बस थोड़ी सी सख्तियां है, अगर तू बागबा फूलों का है निगे हवा, हो फूलों पर तेरी नजर, हो तुझे उनकी खबर, बस थोड़ा सा राबता, बस थोड़ी सी हो फिक्र, बस थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। बस 1000। मैंने आपसे कहा था मेरे और भी दोस्त आ रहे हैं। अरे हाँ, मेरे तो दिमाग से ही उतर गया। ये ले। बाय मामा, बाय ताई जी। बस थोड़ा सा। ये देखिए, देखिए आप, इन्हीं के क्लास का बच्चा है ये। इसके मार्क्स देखिए, मैथ्स में 95, साइंस में 93 और तो और इंग्लिश में 90। और ये इनका पेपर हमेशा टफी आता है। टफी होता तुम्हारा पेपर। बस थोड़ा सा। एकांश जी पापा। इधर आ बेटा, ये देख योगेश अंकल का फोन है, इसको रिसीव करके इनसे कह दो पापा कहीं बाहर गए हुए हैं और फोन घर पे छूट गया है। ठीक है पापा। अरे कट गया, जाओ खेलो। आलोक, बच्चों से झूठ मत बुलवाओ, क्या सीखेंगे वो? अरे भाभी, आप कहाँ आज के जमाने में हरिश्चंद्र वाली बात कर रही हैं? आज के जमाने में बिना झूठ बोले और बिना चू चकड़ के कोई काम नहीं बनता। बस थोड़ा सा। कौन है? बस थोड़ा सा। मैम, मैं इंजीनियर बनना नहीं चाहती और मुझे साइंस के सब्जेक्ट अच्छे नहीं लगते। पापा ने जबरदस्ती मुझे साइंस के सब्जेक्ट दिलवाए और फिर कोचिंग भी शुरू करवा दी। अब आप ही बताइए, जब मेरा मन ही नहीं लगता तो मैं कोचिंग जाकर क्या करूंगी? बस थोड़ा सा। मम्मी पापा के पास हमारे लिए टाइम ही कहाँ है। हम लोगों को तो आपस में झगड़ा करने से फुर्सत ही नहीं मिलती। हमारे घर आने का मन ही नहीं होता है। बस थोड़ा सा। आपकी बेटी डिप्रेसिव डिसऑर्डर से गुजर रही है। ये क्या होता है डॉक्टर साहब? वो दुखी है, बहुत ज्यादा दुखी है। हे भगवान, लेकिन ऐसा क्यों डॉक्टर साहब? इसकी वजह है सिर्फ आप दोनों। आप दोनों चाहते हैं कि आपकी बेटी डॉक्टर बने, मगर उसका मन आर्ट्स के सब्जेक्ट में लगता है। आप लोगों ने जिद पकड़ के रखी है कि उसे डॉक्टर बनना ही है। आप लोगों ने उसके 2 कीमती साल बर्बाद कर दिए। 2 साल से ग्रेजुएशन न करके मेडिकल एंट्रेंस की कोचिंग कर रही है, सिर्फ आप दोनों की जिद की वजह से। इस साल भी वो सेलेक्ट नहीं हुई और उसके मन पे क्या असर पड़ रहा है, आप लोगों ने सोचा है कभी? बस थोड़ा सा। तो ये थी छोटी सी शोरील जो हमने आपको दिखाई। और जैसा अभी दिनेश जी कह रहे थे कि दूरदर्शन पर इसको जब तक दिखाया नहीं जाएगा तब तक ये जनता तक पहुंचेगा नहीं। तो आप सबकी सूचना के लिए बता दूं कि इस धारावाहिक का प्रसारण इसी माह से शुरू होने को है और प्रत्येक शुक्रवार और शनिवार को प्राइम टाइम पर रात में 9 बजे दूरदर्शन उत्तर प्रदेश से इसका टेलीकास्ट शुरू होने जा रहा है।
और अब समय है इस धारावाहिक के विमोचन का माननीय गृह मंत्री के करकमलों द्वारा, ताकि उसके बाद इसका टेलीकास्ट सुनिश्चित हो। और मैं मंच पर बुलाना चाहूंगी इस धारावाहिक की परिकल्पना और प्रस्तुति जिनकी है सुश्री नलिनी श्रीवास्तव, जो हमारी सहयोगी हैं, कलीग हैं। कृपया आप भी विमोचन में पधारें, मंच पर आएं। और इस प्रकार बस थोड़ा सा धारावाहिक का औपचारिक विमोचन संपन्न हुआ। मित्रों, उत्तर प्रदेश की धरती पर कुछ ऐसे राजनेता जन्मे जिन्होंने अपनी लगन और कर्मठता के कारण न केवल भारतीय राजनीति में विशिष्ट स्थान बनाया, बल्कि भारत मां को भी पुष्ट और समृद्ध किया है। मुझे याद आता है 90 के दशक में माननीय श्री राजनाथ सिंह जी जब उत्तर प्रदेश के शिक्षा मंत्री थे, तो उन्होंने एक ऐतिहासिक निर्णय लिया था वैदिक गणित को करिकुलम में शामिल करने का। इसके अतिरिक्त जब वो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे, तब भी उनके अनेक ऐसे कदम रहे जो आज तक याद किए जाते हैं। लखनऊ के वर्तमान सांसद माननीय राजनाथ सिंह जी ने भारत गणराज्य के गृह मंत्री की भूमिका भी उसी कुशलता के साथ निभाई है। दूरदर्शन परिवार गौरवान्वित है कि आज माननीय श्री राजनाथ सिंह जी हमारे बीच हैं। तो दो पंक्तियों के साथ मैं आपको उनके उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं कि ये जीवन उनका ही सार्थक, जो स्वप्न बुने, जो स्वप्न रचें, पलकों पर स्वप्न लिए सोएं, हर प्रात स्वप्न के साथ जगें। माननीय श्री राजनाथ सिंह जी। ये प्रोग्रामिंग डायरेक्टर हैं रमा जी ना, दूरदर्शन की प्रोग्रामिंग डायरेक्टर सुश्री रमा अरुण त्रिवेदी, श्री दिनेश जी पाठक हमारे मित्र, श्री प्रेम प्रकाश जी शुक्ल, श्री आत्म प्रकाश जी मिश्र और लखनऊ के विधायक श्री नीरज जी बोरा और इस सभागार में मौजूद सभी सम्मानित देवियों एवं सज्जनों, बस थोड़ा सा जब मैंने इस धारावाहिक के संबंध में सुना तो मैं कुछ समझ नहीं पा रहा था। बस थोड़ा सा, कुछ और क्यों नहीं। तो सचमुच जो बहुत ही काल्पनिक क्षमता का धनी होगा वही व्यक्ति ऐसा शीर्षक दे सकता है। कोई सामान्य व्यक्ति इस प्रकार का शीर्षक नहीं दे सकता। और मैं जानता हूं दिनेश जी को, आज से नहीं वर्षों से मैं जानता हूं, हमारा बहुत ही गहरा रिश्ता है। इसमें कहीं दो मत नहीं है कि वह काल्पनिक क्षमता के धनी है। लेकिन जो कुछ भी लिखा है उन्होंने, उसको देखने के बाद मैं भी अचंभित हूं कि एक अच्छे लेखक हैं, साहित्यकार हैं, काल्पनिक क्षमता के धनी हैं, लेकिन डॉक्टर श्री दिनेश पाठक एक अच्छे काउंसलर भी हैं। यह इनकी विशेषता है। और धारावाहिक के लिए कुछ अलग हटकर उन्होंने
समाज जीवन से जुड़े हुए एक ज्वलंत विषय को चुना है। पहले तो मेरी कल्पना भी नहीं थी कि सचमुच कुछ और सोचता था, यह होगा वो होगा, लेकिन ये सीरियल का कुछ पार्ट देखने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि सचमुच जो परिवार जीवन और समाज जीवन से जुड़ी हुई जो हकीकत है उसको लोगों के सामने लाने की दिनेश पाठक जी ने अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है। प्रायः हर परिवार को इस प्रकार की चुनौतियों से जूझना पड़ता है, ऐसी समस्याओं से जूझना पड़ता है। मैं समझता हूं कि इस सीरियल को देखने के बाद बहुत सारे लोगों को यह दिशा मिलेगी कि हमको बच्चों के साथ किस तरीके का व्यवहार करना चाहिए, हमें स्वतः किस प्रकार का व्यवहार करना चाहिए, बच्चों को हमें कैसा बनाना चाहिए, और हम केवल अपनी बातें उनके ऊपर इंपोज करने की कोशिश ये करें तो हम बच्चे का जैसा एक कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट उसकी पर्सनालिटी का चाहते हैं तो वह कंप्रिहेंसिव डेवलपमेंट प्राप्त करने का यह उद्देश्य कभी पूरा नहीं हो पाएगा, बल्कि बच्चा कुंठित होता जाएगा। जो कुछ भी उसकी इस समय की योग्यता है, क्षमता है, प्रतिभा है, वह निरंतर क्षीण होती चली जाएगी। इसलिए हमारे अंदर तो क्यूरियोसिटी एक पैदा हुई है, उत्सुकता कि पूरा का पूरा मैं सीरियल देखूं। अब मैं ले जा रहा हूं ये सीडी और मैं निश्चित रूप से 4 दिन तो नहीं, क्योंकि कल ही मैं मंगोलिया निकल जाऊंगा, लेकिन उसके लौटने के बाद 25 और 26 तारीख में ही मैं जरूर देखूंगा इसे, क्योंकि इस शो रील को देखने के बाद हमारी उत्सुकता बढ़ गई है, इसलिए मैं इसको जरूर देखूंगा। अब हिंदुस्तान में छोटे छोटे कॉलम्स लिखते हुए लगातार कितने सप्ताह तक बतला रहे थे? 2 साल तक लगातार लिखते रहे। तो मैं बैठे बैठे सोच रहा था कि जब 2 सप्ताह लगातार लिखना है तो पत्रकारिता कब करते थे और लिखते कब थे? क्योंकि बराबर, लेकिन कुछ लोग होते हैं क्रियाशील मस्तिष्क के, कुछ लिखना यदि होता है तो घंटे भर में उनके अंदर विचार पैदा होते हैं और जो कुछ भी वो लिखना चाहते हैं वह कागज के पन्नों पर उसे बहुत ही कामयाबी के साथ उतार देते हैं। अब 150 पेज की मैं देख रहा था कि यह पुस्तक तैयार हुई है। घर में जो युवा माता पिता है उनका बच्चों के साथ किस प्रकार का रिश्ता होना चाहिए, रिश्तों की प्रगाढ़ता कभी डाइल्यूट नहीं होनी चाहिए, कभी क्षीण नहीं होनी चाहिए, कमजोर नहीं पड़नी चाहिए। उसके लिए हमें क्या करना यह आवश्यक है। और आप भी महसूस कर रहे होंगे कि परिवारों में तो सचमुच दादा दादी नाना नानी है कि दिनों दिन कुछ कमजोर पड़ते जा रहे हो, शिथिल पड़ते जा रहे हो। बहुत लोग यह मानते होंगे कि इससे क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उनको शायद इस बात की जानकारी नहीं है कि जो परिवार की परंपराएं, जो अच्छी परंपराएं होती हैं, वह परंपराएं भी धीरे धीरे आगे भी किसी न किसी हद तक पूरी की पूरी ट्रांजिट न हो, लेकिन किसी न किसी हद तक आगे भी वह ट्रांजिट होनी चाहिए, ताकि भले ही बच्चे के व्यक्तित्व का कितना भी विकास हो जाए, लेकिन वो अपनी जड़ों से बराबर जुड़ा रहे, अपनी जड़ों से किसी भी सूरत में वह कटने न पाए। हम क्या थे, आज क्या हैं, इसका एहसास उन्हें बराबर रहना चाहिए। बड़े जो बुजुर्ग होते हैं, दादा दादी नाना नानी, यह सब सारे लोग जिस तरीके की बातें बच्चों को समझाते हैं, आदर्श की बातें, अच्छी बातें जो करणीय हैं, उन सब का, चाहे आप इस देश का प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, कुछ भी बन जाइए, चाहे कितने भी बड़े ओहदे पर चले जाइए, जिंदगी भर उसकी अहमियत रहती है, उसको भूलना नहीं चाहिए। यानी वो संस्कार देते हैं,
और मनुष्य के जीवन में पढ़ाई लिखाई करके किसी स्पेसिफिक सब्जेक्ट में कोई ज्ञान भले ही हासिल कर ले, लेकिन मनुष्य के जीवन में ज्ञान ही पर्याप्त नहीं होता है। ज्ञान के अतिरिक्त संस्कार भी चाहिए, और प्राथमिक संस्कार यदि कहीं से मिलता है तो परिवार से ही मिलता है। तो रिश्ते यदि कमजोर पड़ेंगे, शिथिल पड़ेंगे, तो स्वाभाविक रूप से क्या अपने दादा दादी, नानी, नाना नानी, इन सब के प्रति यह होगा, भाव मन में रहेगा कि ये तो बड़े पिछड़े हुए लोग हैं, ये तो आउटडेटेड हैं, ये नई दुनिया को नहीं समझते हैं। यही भाव उनके मन के अंदर रहेगा। इसलिए रिश्तों की प्रगाढ़ता की यह बहुत अहमियत है, ताकि भविष्य में व्यक्ति चाहे कितना भी बड़ा हो जाए, लेकिन अपने अतीत के साथ वह जुड़ा रहे। और मैं समझता हूं कि यह जो धारावाहिक है, वह लोगों को सोचने को मजबूर करेगा और उनको एक दिशा देगा। और मैं तो सचमुच दूरदर्शन के सारे प्रोग्रामिंग डायरेक्टर और अन्य लोग, ये कौन, नलिनी जी, किसका नाम मतलब है ये, और जिन लोगों ने भी भूमिका निभाई है, मैं सबको इसके लिए बहुत बहुत बधाई देना चाहता हूं। सभी बधाई के पात्र हैं, बधाई देता हूं। और मैं यह विश्वास भी अपनी तरफ से व्यक्त करना चाहता हूं कि यह सीरियल निश्चित रूप से बहुत ही पॉपुलर होगा, बहुत ही लोकप्रिय होगा। अब क्या कैसे होता है यह तो मुझे जानकारी नहीं है, बल्कि हमारे ये कुछ चैनल्स के जो मित्र हैं, जो उनके ओनर्स हैं, उनसे भी मैं कहूंगा कि जरा वो सीरियल आप भी अपने चैनल पर दिखाइए। और इसीलिए मैंने पाठक जी को कहा कि इन्होंने कहा कि कुछ पुस्तकें वहां दिल्ली हो सकती, मैंने कहा भेजिए आप वो पुस्तकें। हम राजभाषा की लाइब्रेरी में भी कुछ पुस्तकें रखवाएंगे, क्योंकि राजभाषा भी हमारे गृह मंत्रालय में ही है, के अंतर्गत ही आता है। उनसे भी हम आग्रह करेंगे। पहले तो मैं भी स्वयं ही देखूंगा इसे, और इस अवसर पर मैं समझता हूं कि इससे ज्यादा कुछ न कहते हुए, विलंब हुआ है कार्यक्रम में, क्योंकि जानते हैं कि बराबर गृह मंत्रालय एक ऐसा मंत्रालय कि हर समय हलचल रहती है इसमें। अब निकलते निकलते कई फाइलें करनी पड़ी हैं, इसलिए थोड़ा 15 मिनट 20 मिनट तो निकलने में ही विलंब हो गया। यहां आने पर एक पहला कार्यक्रम था, उसमें भी कुछ विलंब हुआ। अब आगे भी जाना है, उसमें भी विलंब से पहुंचेंगे। अब 4 बजे के बाद सही रास्ते पर चल पड़ेंगे। लेकिन इस कार्यक्रम में आकर मुझे बेहद खुशी हुई है, और मैं अपने मित्र दिनेश पाठक जी को भी हृदय की गहराइयों से हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं, और साथ ही मैं ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि सदैव उनकी सृजनात्मक क्षमता और यह काल्पनिक क्षमता निरंतर बढ़ती रहे, और बराबर उसे वह कागज के पन्नों पर भी उतारते रहें, यह भी क्षमता परमात्मा उनके अंदर दे। इन्हीं शब्दों के साथ पुनः दूरदर्शन के समस्त अधिकारियों को भी बधाई देते हुए और सभी को शुभकामनाएं देते हुए अपना निवेदन समाप्त करता हूं। धन्यवाद माननीय गृह मंत्री जी, आपने हमारे कार्यक्रम के लिए समय निकाला और बहुत ऐसी बातें की जो हमें अंदर तक झंझोड़ गई। हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे। मैत्री शरण गुप्त जी ने बहुत पहले कहा था कि हम क्या थे, क्या हैं, क्या होंगे अभी, आओ मिलकर विचारें सभी। सचमुच हम जिस दिशा में जा रहे हैं उस दिशा में हमें ईश्वर हमें सद्बुद्धि दे, हम सही मार्ग पर चलें, अपने परिवार को सही मार्ग पर ले जा पाएं। ये एक बड़ी चुनौती के रूप में आज समाज के सामने है। मैं औपचारिक रूप से आपको इस कार्यक्रम में आने के लिए आपके प्रति बहुत हृदय की अतल गहराइयों से आपको आभार प्रकट करता हूं, आपके प्रति आपको धन्यवाद देता हूं। सभागृह में पधारे हुए जो हमारे विशिष्ट अतिथि हैं, बुद्धिजीवी हैं, डॉक्टर नीरज बोरा, श्रीमती भारती गांधी, श्री हेमंत तिवारी, श्री सर्वेश अस्थाना, श्री एस टी शुक्ल, मैं आप सभी के लिए मैं अपने हृदय की गहराइयों से बहुत जी आदरणीय
माननीय गृह मंत्री जी आपके प्रति सम्मान प्रकट कर रहे हैं। श्रीमती भारती गांधी जी, आप सीधा इस सम्मान को स्वीकार करें, और श्रीमती भारती गांधी ने इस सम्मान को स्वीकार कर लिया है। बहुत बहुत धन्यवाद श्रीमती भारती गांधी जी। दूरदर्शन परिवार की ओर से, गृह मंत्रालय की ओर से आपका बहुत बहुत सम्मान। और मैं आप सभी जो सम्मानित साथी हैं, इन पंक्तियों के साथ धन्यवाद ज्ञापित करता हूं कि ख्वाहिशों से नहीं गिरते फूल झोली में, वक्त की शाख को हिलाना होगा, कुछ नहीं होगा अंधेरों को बुरा कहने से, अपने हिस्से का दिया खुद जलाना होगा। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।